जयतु भारतम, मध्यकालीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी, प्रोफेसर सतीश चंद। अध्याय 7, दिल्ली सल्तनत 2, लगभग 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। खलजी और तुगलक। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए फिर से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलबन ने शहजादा महमूद को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन वह मंगोलों के खिलाफ एक लड़ाई में मारा जा चुका था। उसके एक दूसरे बेटे बोगरा खान ने बंगाल और बिहार पर शासन करते रहना ज़्यादा पसंद किया। हालांकि अमीरों में उसे दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए निमंत्रित किया था। इस स्थिति में बलबन के एक पौत्र को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह कच्ची उम्र का और अनुभवहीन था, सो हालात को संभालना उसके बूते की बात नहीं थी। तुर्क अमीरों द्वारा सभी उच्च पदों को हथिया लेने की कोशिश के खिलाफ काफी क्षोभ और विरोध था। खलजियों जैसे बहुत से गैर तुर्क गौरों ने आक्रमण के समय ही भारत आए थे। चूंकि उन्हें कभी भी दिल्ली में यथेष्ट सम्मान नहीं मिला था, अतः अपनी तरक्की के लिए उन्हें बंगाल और बिहार में भाग्य आजमाना पड़ा था। उन्हें सिपाहियों के तौर पर भी नौकरियां मिली थीं और उनमें से बहुतों को मंगोल का मुकाबला करने के लिए उत्तर पश्चिम में तैनात किया गया था। कालांतर से बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी अमीरों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। ऊंचे पदों से वंचित रखे जाने से वे भी असंतुष्ट थे। बलबन के खिलाफ इमामुद्दीन को खड़ा किया जाना इसी असंतोष का प्रतीक था। खुद बलबन ने गद्दी पर नसीरुद्दीन महमूद के पुत्रों के दावों को खारिज करके जो उदाहरण पेश किया था, उससे यह संदेश मिला कि कोई भी सेनानायक स्थापित राजवंश के शहजादों को दरकिनार करके खुद गद्दी पर काबिज हो सकता था, बशर्ते उसे अमीरों को और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। खलजी 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। इन कारणों से खलजी अमीरों के एक गुट ने 1290 ईस्वी में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को पदच्युत करके अपना नेता जलालुद्दीन खलजी को गद्दी पर बैठा दिया। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक था और उसने कई लड़ाइयों में मंगोलों के खिलाफ अपना जौहर दिखाया था। अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खलजी विद्रोह का स्वागत किया। खलजी जो मिश्रित रक्त के थे ने तुर्कों को ऊंचे पदों से वंचित कर दिया हो, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनके उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया। जलालुद्दीन खलजी ने सिर्फ 6 साल राज किया, लेकिन उसने बलबन के शासन के कुछ कठोर पहलुओं का मार्जन करने का प्रयत्न किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन का आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत में बहुत बड़ा बहुमत हिंदुओं का है, इसीलिए इस देश का राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके समर्थकों सहित बहुत से लोग इसे कमजोर नीति मानते थे जो इस काल के लिए उपयुक्त नहीं थी। दिल्ली सल्तनत को अनेक बाहरी और भीतरी शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। जलालुद्दीन की नीति और अलाउद्दीन ने उलट दिया और जो भी उसका विरोध करने की हिमाकत करता था उसे वो कड़ी से कड़ी सजा देता था। अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी तक ने अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन को धोखे से मारकर गद्दी हासिल कर ली। अवध के सूबेदार के रूप में देवगिरी पर हमला करके अलाउद्दीन ने अकुत संपत्ति हासिल की। जलालुद्दीन इस संपत्ति को हासिल करने की आशा से अपने भतीजे मिलने कोरा चला गया। उससे डरकर अलाउद्दीन कहीं भाग खड़ा न हो, इस विचार से उसने अपनी सेना को पीछे छोड़ मुट्ठी भर समर्थकों के साथ गंगा पार की। अपने चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने की चमक से चकाचौंध करने अधिकांश अमीरों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ समय तक उसे एक के बाद एक कई विद्रोहों का सामना करता रहना पड़ा। कुछ विद्रोह तो अमीरों के लिए और कुछ खुद उसके रिश्तेदारों ने। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बरतने का तरीका अपनाया। जो अमीर सोने के लोभ से उसके पक्ष में आ गए थे, उनमें से अधिकांश को तो उसने या तो मार डाला या बर्खास्त करके उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को उसने कठोर दंड दिए। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल करके 1000-2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बस गए थे। अलाउद्दीन ने उन सब का सफाया कर दिया। इन नए मुसलमानों ने गुजरात की लूट में अधिक बड़े हिस्से की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। उसने उनके स्त्री बच्चों को भी कड़ी सजाएं दी। बर्नी बताता है कि यह रिवाज नया था जिससे आगे अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए कई नए नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उसके लिए निषिद्ध कर दिया गया।
सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी नहीं जोड़ सकते थे। उत्सवों और भोजों का आयोजन न किया जाए, इस प्रयोजन से उसने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी थी। उसने एक गुप्तचर प्रणाली की भी स्थापना की, जिससे सदस्य अमीरों की कई हर बात और उनके द्वारा की गई हर कार्रवाई से सुल्तान को अवगत कराते रहते थे। इन कठोर तरीकों से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को पर्याप्त आतंकित कर दिया और वे पूर्ण रूप से सुल्तान के अधीन हो गए। उसके जीवन काल में फिर कभी भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन अंत में ये तरीके उसके राजवंश के लिए हानिप्रद साबित हुए। पुराने अमीरों को मिटा दिया गया और नए अमीरों को यह सिखाया गया कि जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए वे उसी के मुसाहिब बन जाएं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह बात साफ हो गई कि अलाउद्दीन के कृपापात्र मलिक काफूर ने उसके एक नाबालिग बेटे को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और उसके दूसरे बेटे को या तो कैद कर लिया या अंधा बना दिया, लेकिन अमीरों की ओर से उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद काफूर राजमहल के रक्षकों द्वारा मार दिया गया और खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यद्यपि समकालीन इतिहासकार खुसरो पर हर तरह के अपराध में गर्क रहने का आरोप लगाते हैं, तथापि वह अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों से किसी भी तरह से बदतर नहीं था। उस पर इस्लाम के नियमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जाता है। यद्यपि उसके खिलाफ न तो मुसलमान अमीरों ने कोई आवाज़ उठाई, न दिल्ली के रियाया ने। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया। इसका एक शुभ पक्ष भी था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुसलमानों पर अब नस्लवादी विचारों का असर नहीं होता था और किसी की नस्ली और पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे जो हो, यदि वह व्यक्ति रूप के रूप में अच्छा होता था तो उसकी बातें मानने को तैयार रहते थे। इससे अमीरों के वर्ग के सामाजिक आधार को और भी प्रशस्त होने में मदद मिली। लेकिन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने इस्लाम के नाम पर विद्रोह का झंडा उठाया। राजधानी के बाहर सुल्तान के समर्थकों और विद्रोहियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। खुसरो की पराजय हुई और विद्रोहियों ने उसे मार डाला। तुगलक 1320 ईस्वी 1412 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो 1412 ईस्वी तक शासन करता रहा। तुगलक वंश ने दिल्ली की सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। गयासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी और भतीजा फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। इनमें से प्रथम 2 सुल्तानों ने ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसमें लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज शाह का साम्राज्य कुछ छोटा अवश्य था, फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन के साम्राज्य के बराबर था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। दिल्ली यद्यपि तुगलक 1412 ईस्वी तक शासन करते रहे, तथापि हम कह सकते हैं कि 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से दिल्ली सल्तनत के तीव्र प्रादेशिक विस्तार पर विचार करेंगे। फिर इस काल में सल्तनत में किए गए आंतरिक सुधारों और अंत में उसके बिखराव के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे। 1. दिल्ली सल्तनत का प्रादेशिक विस्तार। ऊपर हम देख चुके हैं कि अजमेर और आसपास के कुछ प्रदेशों के साथ पूर्वी राजस्थान किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था। यद्यपि बलबन के समय में रणथंबोर, जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था, सल्तनत के हाथों से निकल गया था। जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर एक चढ़ाई अवश्य की, लेकिन उसे उस पर कब्जा करना टेढ़ी खींच लगा। इस प्रकार दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सत्तासीन होने की एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। मात्र 25 वर्षों के दौर में सल्तनत की सेना ने न केवल मालवा और गुजरात पर उसका अधिकार स्थापित कर दिया और राजस्थान के अधिकांश नृपतियों को उसके अधीन कर दिया, बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत में मुदरे तक के प्रदेशों पर उसका अधिकार स्थापित कर दिया। कालांतर में इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रादेशिक विस्तार को जो नया दौर आरंभ किया उसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा और उसकी चरम परिणति मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह सल्तनत के प्रादेशिक विस्तार के इस नए दौर के लिए दिल्ली तैयार हो चुकी थी। इस समय मालवा, गुजरात और देवगिर पर राजपूत राजवंशों का शासन था। इनमें से अधिकांश की स्थापना 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ में हुई थी। गंगा घाटी की तुर्क शासन की स्थापना के बावजूद से ये राजवंश अपने तौर तरीकों से कोई बदलाव नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा पाले हुए था। यहाँ तक कि जब इल्तुतमिश ने गुजरात पर हमला किया तो मालवा और देवगिर दोनों राज्यों के शासकों ने उस पर दक्षिण से आक्रमण कर दिया। मराठा क्षेत्र में देवगिर के शासक तेलंगाना प्रदेश के वारंगल राज्य से बराबर जो आजमाइश करते रहे। उधर कर्नाटक के होयसलों के खिलाफ भी वे संघर्षरत रहे और होयसल अपने पड़ोसी
पड़ोसी माबर तमिल क्षेत्र के पांड्यों से लड़ते भिड़ते रहे। इन प्रतिद्वंदियों के चलते न केवल मालवा और गुजरात को जीतना आसान हो गया, बल्कि आक्रमणकारियों को दक्षिण की ओर अधिकाधिक आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहा। कई कारणों से तुर्क शासकों को मालवा और गुजरात पर अधिकार करना जरूरी लग रहा था। ये क्षेत्र उपजाऊ और जन बाहुल तो थे ही, पश्चिम के समुद्री बंदरगाहों और गंगा घाटी से उन्हें जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार से बहुत सा सोना चांदी वहां आता था, जिससे उस क्षेत्र के शासक अपना खजाना भर रहे थे। दिल्ली के सुल्तानों की गुजरात पर कब्जा करने की इच्छा का एक और कारण यह भी था कि उससे उन्हें अपनी सेना के लिए बाहर से घोड़े मंगवाने में सहूलियत हो जाती थी। मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोलों के उदय और दिल्ली के शासकों के साथ उनके संघर्ष के कारण दिल्ली को इन क्षेत्रों से अच्छी नस्ल के घोड़ों प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही थी। समुद्री मार्ग से भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों की आयात 8वीं सदी से ही व्यापार की एक महत्वपूर्ण मद रहा था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी के 2 प्रमुख सेनानायकों के नेतृत्व में एक सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात के लिए कूच किया। रास्ते में उसने जैसलमेर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सल्तनत की सेना ने अचानक चढ़ आने पर गुजरात का राजा रायकरण हक्का बक्का रह गया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और भाग खड़ा हुआ। राज्य के प्रमुख नगरों में खूब लूट खसोट मचाई गई। इसमें अनिलवाड़ भी शामिल था, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक सुंदर इमारतें और मंदिर बनवाए गए थे। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी, जिसे 12वीं सदी में नए सिरे से बनवाया गया था, लूटा गया। सल्तनत की सेना ने लूट का भरपूर माल इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि खंबात के धनाढ्य मुसलमान व्यापारियों के साथ लिहाज नहीं किया गया। यहीं पर मलिक काफूर को बंदी बनाया गया था। इसे अलाउद्दीन को सौंप दिया गया और शीघ्र ही सुल्तान की निगाह में उसने बहुत ऊंचा स्थान बना लिया। बाद में इसी मलिक काफूर ने सुल्तान के दक्षिण सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। इस प्रकार अब गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। जिस तेजी से आसानी से गुजरात को फतह कर लिया गया था, उससे प्रकट होता है कि वहां का राजा अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। मालूम होता है उससे नाराज उसके एक मंत्री ने अलाउद्दीन से संपर्क करके उससे गुजरात पर हमला करने को कहा था और हमले में उसकी मदद भी की थी। संभव है गुजरात की सेना भी सुप्रशिक्षित ना रही हो और वहां का शासन ढीला रहा हो। देवगिर में राजा रामचंद्र की मदद से रायकरण ने किसी तरह दक्षिण गुजरात के एक हिस्से पर अपना कब्जा कायम रखा। जैसा कि हम देखेंगे, रायकरण को देवगिर के यादव राजा का मदद देना यादवों के राज्य पर दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का एक अतिरिक्त कारण था। राजस्थान। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान दिया। उसका पहला लक्ष्य रणथंभौर था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। वहां के राजा हमीरदेव ने अपने पड़ोसी राज्यों पर एक के बाद एक कई आक्रमण किए थे। उसे धार के राजा भोज और मेवाड़ के राजा को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यही जीतें उसके लिए अभिशाप बन गई। गुजरात विजय के बाद जब सुल्तान की सेना लौट रही थी तो लूट के माल में हिस्सेदारी के सवाल को लेकर मंगोल सैनिकों ने बगावत कर दी। बगावत को दबा दिया गया और फिर मंगोलों का कत्लेआम किया गया। 2 मंगोल अमीर अपने कुछ अनुगामियों के साथ भागकर शरण लेने के लिए रणथंभौर पहुंचे। अलाउद्दीन ने हमीरदेव को संदेश भेजा कि वह या तो उन्हें मार दे या अपने राज्य से निकाल दे, लेकिन अपनी शरणागत वत्सलता और अपनी सेना तथा दुर्ग की दुर्जयता में अपने विश्वास के कारण हमीरदेव ने सुल्तानों को तीखा जवाब भेजा। अपनी शक्ति के बारे में उसका अंदाजा बहुत गलत नहीं था, लेकिन रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी और अभी कुछ ही समय पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी को मुंह की खिलाई थी। अलाउद्दीन ने अपने एक विख्यात सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन हमीरदेव ने उसे पराजित कर दिया और सुल्तान की सेना को भारी क्षति उठाकर वापस लौटना पड़ा। अंत में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के खिलाफ कूच किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। उसने रणथंभौर के किले और उसकी रक्षा व्यवस्था का बहुत सजीव वर्णन किया है। सुल्तान ने 3 महीने तक किले पर घेरा डाले रखा। आखिर राजपूतों ने जौहर व्रत का निश्चय किया। स्त्रियां चिताओं पर चढ़ गईं और पुरुष लड़ते हुए शहीद होने को किले से बाहर आ गए। फारसी में जौहर का यह पहला वर्णन है जो हमें उपलब्ध है। राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए सभी मंगोलों ने अब भी मृत्यु का वर्ण किया। यह घटना 1301 ईस्वी की है। अब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा सुल्तान के आक्रमण का एक और भी कारण था कि जब दिल्ली की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए कूच कर रही थी, तब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उसे अपने राज्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर अजमेर से मालवा जाने के रास्ते पर चित्तौड़ का नियंत्रण था।
जो अलाउद्दीन की भावी विजय योजना में बाधक हो सकता था। एक लोक कथा प्रचलित है कि अलाउद्दीन की निगाह रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मावती पर लगी हुई थी, लेकिन बहुत से आधुनिक इतिहासकार इस कथा को सच नहीं मानते, क्योंकि इसका प्रथम उल्लेख अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के 100 साल बाद हुआ। इसकी रचना हिंदू कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। इस कथा में पद्मनी सिंघल द्वीप की रानी है, जो रतन सिंह की कई अविश्वसनीय दुस्साहसिक कार्य और पराक्रम करते हुए 7 समुद्र पार करके रानी को चित्तौड़ लाता है। पद्मिनी की कथा इस लंबे वृत्तांत का एक हिस्सा है। अलाउद्दीन ने काफी निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला। घिरे हुए राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में उसने किले पर कब्जा कर ही लिया। 1303 ईस्वी तक राजपूतों ने जौहर किया और अधिकांश योद्धा लड़ाई में खेत रहे, लेकिन मालूम होता है कि रतन सिंह को जिंदा ही पकड़ लिया गया और कुछ समय तक बंदी बनाकर रखा गया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के हवाले कर दिया गया और किले में एक मुस्लिम रक्षक दल तैनात कर दिया गया। कुछ समय बाद किले की जिम्मेदारी रतन सिंह के एक परिजन को सौंप दी गई। अलाउद्दीन ने गुजरात के मार्ग पर बढ़ने वाले जालौर को भी जीत लिया। राजस्थान के लगभग अन्य सभी राज्यों का अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया, लेकिन मालूम होता है कि अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों में अपना प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं को अपने अपने राज्यों के शासन करने दिया गया, लेकिन उन्हें सुल्तान को नियमित कर नजराने देने पड़ते थे और उसके आदेशों का पालन करते रहना पड़ता था। अजमेर, नागौर आदि कुछ महत्वपूर्ण शहरों में मुस्लिम रक्षक सेनाएं तैनात की गईं। इस प्रकार राजस्थान को पूरे तौर पर सर कर लिया गया। दक्कन और दक्षिण भारत। राजस्थान जीतने का सिलसिला पूरा करने से पहले ही अलाउद्दीन ने मालवा को फतह कर लिया। अमीर खुसरो बताता है कि यह राज्य इतना विस्तृत था कि भूगोल शास्त्री भी इसकी सीमाओं का अंकन करने में असमर्थ थे। मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया और उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। 1306 ईस्वी से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकराड़ के खिलाफ था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा पर बलगाना पर अधिकार जमाए बैठा था। रायकरण बहादुरी से लड़ा, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा दिनों तक नहीं जारी रख सका। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवगिर का रामचंद्र था, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। पहले की एक लड़ाई में राय रामचंद्र दिल्ली को वार्षिक कर देने पर राजी हो गया था। कर की अदायगी वह नहीं कर पाया था, सो उस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया गया। दूसरे आक्रमण की कमान अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपी। राय ने आत्मसमर्पण किया तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया। उसे दिल्ली ले जाया गया और जहां उसका राज्य वापस कर दिया गया और उसे रायान के किताब से साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उसे 1 लाख टके की भेंट दी गई और राजत्व ने प्रतीक स्वरूप सुनहले रंग का छत्र प्रदान किया गया। उसे गुजरात का एक जिला भी दिया गया। उसकी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया गया। राय रामचंद्र के साथ यह संधि अलाउद्दीन को आगे की दक्कन विजय में उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली थी। 1309 ईस्वी और 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया गया और दूसरे के लक्ष्य द्वार समुद्र, आधुनिक कर्नाटक, माबार तथा मदुरै, तमिलनाडु थे। इन आक्रमणों के संबंध में कुछ लिखा गया है, जिसका कारण अंशतः यह है कि इन आक्रमणों ने समकालीन प्रेक्षकों की कल्पना शक्ति को बहुत प्रभावित किया। अलाउद्दीन के दरबार के कवि अमीर खुसरो ने इन पर पूरी एक पुस्तक की रचना कर दी। इन आक्रमणों से दिल्ली शासकों के शौर्य, आत्मविश्वास और दुस्साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरै तक पहुंच गई और साथ में अकूत संपत्ति लेकर लौटी। इन आक्रमणों से दक्षिण भारत की परिस्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, हालांकि कोई नया भौगोलिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दक्षिण भारत को जाने वाले व्यापारिक मार्ग सुविदित थे और जब काफूर की सेना माबार में वीरचोल नामक स्थान पर पहुंची तो वहां मुसलमान व्यापारियों की एक बस्ती बसी पाई गई। न केवल इतना, बल्कि वहां के शासक की सेना में मुस्लिम सैनिकों की एक टुकड़ी भी थी। इन अभियानों के कारण लोगों की निगाह में काफूर की इज्जत बढ़ गई और सुल्तान ने उसे अपने साम्राज्य का मालिक नायब नियुक्त किया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस अभियानों के प्रभाव सीमित ही थे। काफूर ने वारंगल और द्वार समुद्र के शासकों को शांति की याचना करने पर विवश कर दिया। उन्हें अपना सारा कोष और हाथी उसके हवाले करने पड़े। सालाना कर देने का वचन देना पड़ा, लेकिन सबको मालूम था कि अगर ये कर वसूल करने हैं तो उसके लिए हर साल एक सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। में ऐसी औपचारिक सहमति भी प्राप्त नहीं हो रही थी। जहाँ वहां के शासक जमकर लोहा लेने से बचते रहे। काफूर जितना लूट सकता था उतना उसने लूटा। लूटे गए स्थानों में मंदिर भी शामिल थे। आधुनिक मद्रास के निकट चिदम्बरम मंदिर इसमें से एक था, लेकिन उसे तमिल सेनाओं को पराजित किए बिना ही दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद जो गड़बड़ी फैली, उसके बावजूद उसकी मृत्यु के बाद 1.5 दशकों के अंदर उपयुक्त सभी दक्षिण राज्यों का अस्तित्व मिटा दिया गया और
उनके प्रदेश दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन आ गए। खुद अलाउद्दीन दक्षिण राज्यों का प्रत्यक्ष प्रशासन लाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसके जीवन काल में ही इस नीति में परिवर्तन आरंभ हो चुका था। 1315 ईस्वी में राम रायचंद, जो हमेशा दिल्ली का वफादार बना रहा था, चल बसा और उसके बेटों ने दिल्ली की अधीनता का जुआ अपने कंधे से उतार फेंका। मलिक काफूर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विद्रोह को शांत कर दिया और इस क्षेत्र को सीधे अपने प्रशासन के अधीन कर लिया, लेकिन बहुत से सीमावर्ती इलाकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जबकि उनमें से बहुत कुछ राय के वंशजों के नियंत्रण में रहे। गद्दी नशीन होने पर मुबारक शाह ने देवगिर को फिर से जीता और वहां एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त किया। उसने वारंगल पर भी आक्रमण किया। वहां के शासक को एक जिला सल्तनत के हवाले करने एवं सोने की 40 ईंटों का वार्षिक कर देने के लिए सहमत होना पड़ा। सुल्तान ने खुसरो खां नामक एक गुलाम ने लूटपाट के इरादे से माबर पर हमला किया और पाटन के समृद्ध नगर को तबाह कर दिया। इस क्षेत्र में कोई देश विजय नहीं की गई। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन के गद्दी नशीन होने के बाद एक अविश्रांत और प्रबल आक्रामक नीति आरंभ की गई। इस उद्देश्य से सुल्तान के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिर में तैनात कर दिया गया। वारंगल के राजा द्वारा निर्धारित कर अदा करने में फिर चूक होने का बहाना बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। आरंभ से ही उसे हार खानी पड़ी। अफवाह फैल गई कि दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस अफवाह के कारण मोहम्मद की सेना में अव्यवस्था फैल गई और मौका देखकर वारंगल की सेना उस पर टूट पड़ी और उसे भारी क्षति पहुंची। मोहम्मद बिन तुगलक को विफल होकर देवगिर लौटना पड़ा। अपनी सेना को पुनर्गठित करके उसने वारंगल पर फिर आक्रमण किया और इस बार राय के साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती गई और इस विजय के बाद माबार पर हमला करके उसे भी जीत कर सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, जहां से लूट का भारी माल लेकर वह दिल्ली लौटा। अगले ही साल उसने बंगाल को भी जीत लिया, जो बलबन के मृत्यु के बाद से स्वतंत्र चला आ रहा था। इस प्रकार 1324 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत मदुरै तक फैल गई। इस क्षेत्र में बचा हुआ आखिरी हिंदू राज्य कामपिली दक्षिण कर्नाटक में भी 1328 ईस्वी में सल्तनत में मिला दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के इस विद्रोही रिश्तेदार को वहां शरण दी गई, जिससे उसे उस पर आक्रमण करने का एक सुविधाजनक बहाना मिल गया था। धूर दक्षिण और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के दूरस्थ विस्तार से मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जबरदस्त प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएं खड़ी हो गई। अब हम इस पर विचार करेंगे कि उसने कैसे इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की और उसकी कोशिशों का सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा। आंतरिक सुधार और प्रयोग। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी नशीन होते ही दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग अर्थात ऊपरी गंगा घाटी और पूर्वी राजस्थान में काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। इससे दिल्ली के सुल्तानों में आंतरिक सुधारों और प्रयोगों का एक सिलसिला आरंभ करने का साहस जगा। इन सुधारों और प्रयोगों का उद्देश्य प्रशासन को चुस्ती देना, सेना को एक मजबूत बनाना, भू राजस्व की व्यवस्था का एक तंत्र स्थापित करना एवं कृषि के विस्तार और प्रगति के लिए तेजी से फैलते शहरों के नागरिकों के कल्याण के लिए निमित्त जरूरी उपाय करना था। सभी कदम सफल नहीं हुए, लेकिन वे लीक से हटकर नई राह पर चलने की कोशिश के द्योतक अवश्य हैं। कुछ प्रयोग अनुभव के अभाव में विफल रहे, कुछ को इसलिए कामयाबी नहीं मिली उनकी अवधारणा सही ढंग से नहीं की गई थी, या इसलिए भी कि बद्ध मूल हितों की ओर से उनका विरोध किया गया। परंतु उनसे यह प्रकट होता है कि तुर्कों द्वारा स्थापित इस राज्य ने अब काफी कुछ स्थिरता प्राप्त कर ली थी। अब उसे लड़ाइयों और शांति सुव्यवस्था की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी नीति। अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों के लिए दुनिया के महान आश्चर्यों में से थे। चित्तौड़ की लड़ाई से वो लौटने के बाद एक जारी किए गए आदेशों के जरिए अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों, शक्कर और रसोई तेल से लेकर सुई तक तथा आयात किए गए कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़े, मवेशी और गुलाम लड़के लड़की तक की कीमतों तय कर दी गई। इस प्रयोजन से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, तीसरा घोड़ों, गुलामों के लिए और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्चाधिकारी के नियंत्रण में होता था जिसे साहना कहा जाता था। वह व्यापारियों की एक पंजिका रखता था और दुकानदारों तथा कीमतों पर कड़ी निगाह रखा करता था। कीमतों के खास तौर से खाद्यान्नों की कीमत के नियमन की चिंता मध्यकालीन शासकों को हमेशा रहती थी, क्योंकि नगरवासियों को सस्ते अनाज मुहैया किए बिना वे उनके और नगरों में तैनात सेना के समर्थन की आशा नहीं रख सकते थे। लेकिन अलाउद्दीन के सामने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कारण थे। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों से स्पष्ट हो गया कि उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी है, लेकिन अगर वह कीमतों को नीचे नहीं लाता और सैनिकों के वेतन को कम नहीं करता तो इतनी बड़ी सेना जल्दी ही उसका खजाना खाली कर देती।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी योजना को सम्यक रीति से कार्यान्वित करने का शुरू किया। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट करा की सीमा तक के प्रदेशों में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को ही की जाएगी। इसका मतलब यह था कि इन प्रदेशों का कोई भी गांव किसी को भी इकता नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर तय कर दिया गया। यह बहुत बड़ा दायित्व था और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन ने कई कदम उठाए। चूंकि सुल्तान ने भू राजस्व बहुत बढ़ा दिया था और उसकी अदायगी नगद करने को कहा था, इसलिए किसानों को अपनी उपज बंजारों के हाथों सस्ते में बेचनी पड़ रही थी। उधर बंजारे लोग इस सस्ते अनाज आदि को शहरों में पहुंचा देते थे, जहां दुकानदारों को उन्हें निश्चित कीमतों पर बेचना पड़ता था। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बंजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए और उन्हें उनके एजेंट तथा परिजनों को नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार बनाया गया। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। आपूर्ति में कमी आने पर इन भंडारों से अनाज जारी कर दिए जाते थे। अलाउद्दीन अपने को हमेशा हर बात से वाकिफ रखता था और यदि कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत लेता या माप तोल से गलत पैमानों का इस्तेमाल करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। बर्नी बताता है कि अकाल के समय भी कीमतों में एक दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन और अच्छी किस्म का चावल 5 जीतल प्रति मन बिकना था। बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी के कीमतों के अस्थायित्व इस युग का आश्चर्य था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए खास महत्व रखता था, क्योंकि सेना के लिए उससे उचित कीमत पर अच्छी नस्ल के घोड़े की आपूर्ति के बिना सेना की कुशलता कायम नहीं रखी जा सकती थी। गुजरात विजय के कारण अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति में सुधार हुआ। अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्य को ही बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने अव्वल दर्जे के घोड़ों की कीमत 100 से 120 टका तय की, जबकि सेना के काम न आने वाले टट्टू की कीमत 22 से 25 टका रखी गई। मवेशी और गुलामों की कीमत का नियमन कड़ाई से किया जाता था। बर्नी ने उनकी कीमतें तफसील से बताई हैं। उसने मवेशी और गुलामों की कीमतें साथ साथ ही दी हैं। इससे मालूम होता है कि मध्यकालीन भारत में गुलामों की एक आम प्रथा के तौर पर स्वीकार किया जाता था। दूसरी वस्तुओं खासकर बेशकीमती कपड़ों, सुगंधित आदि की कीमतें सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनकी कीमतें भी निर्धारित की गईं, जिसका कारण शायद यह था कि इन चीज़ों की ऊंची कीमतों का प्रभाव दूसरी चीज़ों की कीमत पर पड़ता या हो सकता है। यह काम अमीरों को खुश करने के लिए किया गया हो। हमें इसी जानकारी मिलती है कि देश के विभिन्न भागों में नफीस किस्म के कपड़े दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को भारी रकम में पेशगी दी जाती थी। फलतः दिल्ली उत्तम कोटि के कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। इन कपड़ों की कीमतें निश्चित रहती थीं। सभी साधनों के व्यापारी इनकी खरीद बिक्री के लिए दिल्ली पहुंचते थे। यहाँ सस्ते दामों में खरीदकर उत्तम कोट के कपड़ों को अन्यत्र भारी दामों में बेचते थे। भू राजस्व नगद वसूली के लिए जाने वाले अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। नगद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके समय में सवार घोड़सवार को प्रतिवर्ष 238 टके या माहवारी लगभग 20 टके दिए जाते थे। मालूम होता है कि एक सैनिक से इस रकम से अपना गुजारा करने के साथ ही अपने घोड़ों की देखरेख करने और साथ समाज को भी दुरुस्त कर रखने की आशा की जाती थी। तब भी यह वेतन कुछ कम नहीं था, क्योंकि अकबर के काल में कीमतें इससे बहुत ही ज़्यादा थीं। तब भी मुगल सवार की लगभग 20 रुपये का ही मासिक वेतन मिलता था। वस्तुतः 13वीं और 14वीं सदियों में तुर्क घुड़सवार भद्रजन की कोटि में आता था और इतने वेतन की अपेक्षा रखता था जितने में वह भद्रजन की तरह रह सकता था। इस बात को ध्यान में रखें तो अलाउद्दीन द्वारा तय किया गया वेतन कम ही था और इसीलिए बाजार पर का नियंत्रण आवश्यक था। इतिहासकार वर्नी का ख्याल था कि अलाउद्दीन के बाजार का नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी हिंदू थे और मुनाफाखोरी से वे ही अपनी थैलियां भरते थे। लेकिन थल मार्ग से पश्चिम और मध्य एशिया के साथ चलने वाला व्यापार मुख्य रूप से खुरासानियों के हाथ में था, जो मुसलमान थे। इस व्यापार में मुल्तानी लोग भी शरीक थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग मुसलमान थे। इसीलिए अलाउद्दीन द्वारा उठाए गए कदमों का असर इन लोगों पर भी हुआ, लेकिन बर्नी इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता। यह स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण केवल दिल्ली पर ही लागू था या साम्राज्य के अन्य नगरों पर भी। बर्नी बताता है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा से शहरों में भी पालन करने की प्रवृत्ति होती थी। बहरहाल सेना तो सिर्फ दिल्ली में ही बल्कि अन्य शहरों में भी तैनात रहती थी, लेकिन हमें इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि हम इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कह सकें।
स्पष्ट है कि व्यापारियों को, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी और हिंदू तथा मुसलमान दोनों खाद्यान्नों और दूसरी चीज़ों के सस्तेपन से लाभान्वित हुए। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन भू राजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब से भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश के आधार पर किया जाए। इसका मतलब यह था कि गांवों के शक्तिशाली और धनाढ्य लोग अपने सिरे के राजस्व का बोझ दूसरे के सिर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि खूत और मुकद्दम के जाने वाले क्षेत्र के जमींदार उसी तरह कर दें जिस तरह दूसरे लोग देते हैं। इस प्रकार उसने दूसरों की तरह दुधारू गाय भैंसों और घरों पर कर देना था, और जुरी जो तरह तरह के गैर कानूनी महसूल वसूल करते थे उन्हें छोड़ना होता था। बरनी की लाक्षणिक भाषा में कहें तो खूत और मुकद्दम जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न पान की गिलौरियों चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। जमीन की पैमाइश पर आधारित भू राजस्व की सीधी वसूली तभी कामयाब हो सकती थी अगर आमिर और स्थानीय कर्मचारी ईमानदार होते। यद्यपि अलाउद्दीन इन लोगों को इतना वेतन देता था कि वे आराम से जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उसका आग्रह था कि उसके हिसाब किताब की जांच पड़ताल कड़ाई से की जाए। हमें जानकारी मिलती है कि छोटी छोटी चूकों के लिए उन्हें पीटा जाता था और जेलों में बंद कर दिया जाता था। बर्नी बताता है कि उनका जीवन उनके लिए इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई उन्हें अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं होता था। इसमें संदेह नहीं करनी कि बर्नी के इस कथन में अतिशयोक्ति है। आज की तरह इन दिनों में भी सरकारी नौकरी प्रतिष्ठाजनक माना जाता है, और जो लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, सरकारी ओहदों पर काम कर रहे थे उन्हें वैवाहिक संबंधों के लिए सिर आंखों पर लिया जाता था। वर्नी कुछ इस ढंग से लिखता है कि मानो उपयुक्त सारे कदम सिर्फ हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उठा किए गए हों। तथापि यह स्पष्ट है कि यह कदम मुख्य रूप से गांवों के सुविधा प्राप्त वर्गों के खिलाफ उठाए गए थे। अलाउद्दीन की भूमि संबंधी नीति निश्चय ही कठोर थी और उसका असर किसानों पर भी पड़ा होगा, लेकिन वह इतनी कठोर भी नहीं थी कि वे उससे नाराज होकर विद्रोह कर देते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन उसकी इस नीति से कई लाभ भी हुए। बर्नी बताता है कि इस नियमों के फलस्वरूप अलाउद्दीन एक विशाल और कुशल घुड़सवारी खड़ी करने में कामयाब हुआ, जिसकी बदौलत वह आगे होने वाले मंगोलों हमलों को भारी क्षति पहुंचाकर नाकाम कर सका और उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ सका। अलाउद्दीन द्वारा किए गए भू राजस्व संबंधी सुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शासन के निकटतर संबंधों की शुरुआत हुई। उसकी कुछ युक्तियों को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा और बाद में ये शेर शाह और अकबर के भूमि सुधारों का आधार बनी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी को एक ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए और किसी में गहरी रुचि का परिचय दिया। कुछ मायनों में मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग का सबसे उल्लेखनीय शासक था। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया और वह बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। उसका संलाप न केवल मुसलमान रहस्यवादियों से चलता था बल्कि हिंदू योगियों और जिन पर जीना प्रभासूरी जैसे जैन मुनियों से भी चलता था। यह बात बहुत से रूढ़वादी उल्मा पसंद नहीं करते थे और उसे बुद्धिवादी अर्थात ऐसा व्यक्ति कहते थे जो धार्मिक विचारों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी ऊंचे पद देने को तैयार रहता था, चाहे वह अमीर घराने का हो या अदना परिवार का। दुर्भाग्य यह था कि उसने जल्दीबाजी और अधीरता की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए उसे कई प्रयोग विफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बहुत अशुभ संयोगों से आरंभ हुआ। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के खिलाफ सफल सैनिक कार्रवाई करके लौट रहा था। सुल्तान की गरिमा के अनुरूप उसका स्वागत करने के लिए मोहम्मद के आदेश पर जल्दीबाजी में लकड़ी का एक मंडप बनवाया गया। यह युद्ध में छीने गए हाथियों का प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी जल्दबाजी में खड़ा किया गया वो मंडप गिर गया, सुल्तान मारा गया। इससे तरह तरह की अफवाहें उठी कि यह मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी, यह कि अल्लाह का कहर था और यह कि सुल्तान को दिल्ली के संत निजामुद्दीन औलिया का अपमान करने का फल मिला है। अपनी गद्दी नशीनी के शीघ्र बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया था कि राजधानी का दिल्ली से देवगिर को तथाकथित स्थानांतरण। जैसा कि हम देख चुके हैं कि देवगिर दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रादेशिक विस्तार का एक आधार बन गया था। खुद मोहम्मद तुगलक ने शहजादे के तौर पर वहां अपने जीवन के कई वर्ष बिताए थे। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के प्रयत्नों के फलस्वरूप गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां खड़ी हो गई थी। इन प्रदेशों के लोग सल्तनत के शासन को गौर
गैर मानते थे और इसीलिए उसके अधीन उनमें अशांति फैली हुई थी। कई मुसलमान अमीरों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के ही रिश्ते में एक भाई गुरसब्स का विद्रोह था, जिसे दबाने का काम सुल्तान को खुद करना पड़ा। मालूम होता है कि सुल्तान देवगिर की ओर दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। इस प्रयोजन से उसने बहुत से अधिकारियों और कुछ प्रमुख व्यक्तियों को, जिनमें सूफी संत भी शामिल थे, देवगिर में जा बसने का आदेश दिया। देवगिर का नया नाम उसे दौलताबाद रखा था। बाकी की आबादी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की कोई कोशिश नहीं की गई। सुल्तान की गैर हाजिरी में भी दिल्ली एक विशाल और घना आबाद नगर बना रहा। सुल्तान देवगिर में था तब भी सिक्के दिल्ली में ही ढाले जाते थे। यह दिल्ली के महत्व के जारी रहने का प्रमाण है। वैसे तो सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क भी बनवा दी थी, जिस पर यात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह सराय बनवा दी गई थी, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। यात्रा की कठिनाई और गर्मी बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि यह कूच कृष्ण में आरंभ किया गया था। जो लोग दौलताबाद पहुंचे उनमें से अधिकांश घर की याद से परेशान थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग पीढ़ियों से दिल्ली में निवास कर रहे थे और उसे ही वे अपना घर मानते थे। इसीलिए लोगों में काफ़ी असंतोष था। 1 साल बाद ही मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका मुख्य कारण था कि शीघ्र ही उसे पता चल गया जिस प्रकार वह दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, उसी प्रकार दौलताबाद से उत्तर भारत को भी काबू में नहीं रख सकता था। यद्यपि देवगिर की दूसरी राजधानी बनाने का प्रयत्न विफल हो गया, तथापि आगे चलकर लोगों का यह देशांतरण कई तरह से लाभदायक सिद्ध हुआ। संचार में सुधार होने से उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के निकट आए। दौलताबाद जाने वाले बहुत से लोग, जिनमें धर्म कर्म में लीन पीर औलिये भी शामिल थे, वहीं बस गए। वे लोग दक्कन में उन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए, जिन्हें तुर्क अपने साथ उत्तर भारत लाए थे। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच तथा खुद दक्षिण भारत के अंदर भी सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रभावशाली प्रक्रिया आरंभ हुई। इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और भी कदम उठाया, यह था प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ करना। चूंकि मुद्रा विनिमय का एक साधन मात्र है, इसीलिए आज सभी देशों में प्रतीक मुद्रा आमतौर पर कागजी मुद्रा ही प्रचलित है। इससे उन्हें स्वयं चांदी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 14वीं सदी में दुनिया में चांदी की कमी हो गई। इसके अलावा चीन का कुबलई खां पहले ही प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी यह प्रयोग किया था। मोहम्मद तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का फैसला किया, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर ही होता था। इस मुद्रा के नमूने भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए और उन्हें संग्रहालयों में भी देखा जा सकता है। प्रतीक मुद्रा की कल्पना भारत में नई नहीं थी और व्यापारियों और आम लोगों को भी उसे स्वीकार करने के राजी करना कठिन था। फिर भी मोहम्मद तुगलक शायद सफल हो जाता, बशर्ते कि सरकार लोगों को जाली मुद्रा ढालने से रोक पाती। मगर सरकार वैसा नहीं कर पाई। शीघ्र ही नए सिक्कों का मूल्य बाजार में तेजी से गिरने लगा। अंत में मोहम्मद ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। इसने कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने का वादा किया। इस तरह बहुत से लोगों ने अपने कांसे के सिक्के देकर चांदी के सिक्के हासिल किया, लेकिन जाली सिक्कों की एवज में, जिनकी पहचान वजन से की जा सकती थी, चांदी के सिक्के नहीं दिए गए। किले के बाहर इन सिक्कों का ढेर लगा दिए गए और बर्नी कहता है कि कई साल वे इस तरह पड़े रहे। तथापि संसार व्यापी चांदी की कमी के कारण मुगलों के आने तक मुद्रा में धीरे धीरे चांदी की मात्रा की कमी होती गई। इन दो प्रयोगों की विफलता से सुल्तान की प्रतिष्ठा को आँच आई और साथ ही धन की बर्बादी हुई। लेकिन सरकार इस झटके से जल्द ही संभल गई। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को, जो 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था, इन दोनों प्रयोगों का कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिला। इन सबसे बहुत अधिक गंभीर समस्या सीमाओं की सुरक्षा थी। इसके अलावा प्रशासन, खासतौर से राजस्व प्रशासन और अमीरों से अपने संबंधों को लेकर भी सुल्तान को कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पीछे एक विभाग में हम पंजाब में मंगोल सत्ता के क्रमिक प्रसार से दिल्ली सल्तनत के लिए उत्पन्न गंभीर खतरों और दिल्ली पर मंगोलों के हमलों का चर्चा कर चुके हैं। यद्यपि आंतरिक कलह के कारण अब मंगोल कमजोर पड़ चुके थे, तथापि वे अब भी इतने शक्तिशाली थे कि पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को संकट में डाल सकते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों के दौरान कमर शरीन के नेतृत्व में मंगोल सहसा सिंध पर उमड़ आए और उनका एक दल दिल्ली के से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त किया, बल्कि कलानौर पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय तक उसका वर्चस्व संधि के पार पेशावर तक कायम रहा। इससे जाहिर हो गया कि अब दिल्ली का सुल्तान मुगलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकता था। देवगिर से लौटकर सुल्तान ने गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना तैयार कर ली।
वर्नी का कहना है कि उसका उद्देश्य गजनी और इराक पर अधिकार करना था। मोहम्मद तुगलक का असली मकसद क्या था, ये जानने का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। हो सकता है कि उसका उद्देश्य ऐसी सीमा कायम करने का रहा हो जिसे प्राकृतिक या वैज्ञानिक सीमा कहा जाता है, अर्थात वह हिंदू कुश और कंदहार तक के प्रदेशों को सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता रहा हो। यह भी हो सकता है कि मध्य एशिया से भागकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शरण लेने वाले शासकों और दूसरे लोगों में बहुतों का मंसूबा यह रहा हो कि मंगोलों को उस क्षेत्र से निकालकर बाहर करने का यह अच्छा मौका है। लेकिन साल भर बाद और प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ करने के प्रयत्न की विफलता के उपरांत नए तौर पर खड़ी की गई सेना की छुट्टी कर दी गई। इस बीच मध्य एशिया में परिस्थिति तेजी से बदल चली थी। कालांतर से तैमूर ने अपनी देखरेख में पूरे क्षेत्र को फिर से एक सूत्र में बांध दिया था और भारत के लिए एक नया खतरा उपस्थित कर दिया था। खुरासान योजना के प्रभावों को अतिरंजित करना या कदाचित अरियान के साथ उसका घालमेल करना मुनासिब नहीं था। यह अभियान हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में आरंभ किया गया था। यद्यपि कुछ लोग जिनको भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था आरोप लगाते हैं कि यह चीनियों की बढ़त रोकने की आशंका से किया गया था। सफलता प्राप्त करने के बाद दिल्ली की सेना कठिनाइयों भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई और वहां भारी विपत्ति में फंस गई। कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे, लेकिन मालूम होता है कि पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं ने दिल्ली पर प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। बाद में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों को पूरी तौर पर काबू में कर लिया गया। मोहम्मद तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए, उनमें से ज़्यादा दोआब के क्षेत्र में आजमाए गए। मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन की खेतों और मुकदमों की किसानों की अवस्था में पहुंचा देने की नीति को ठीक नहीं मानता था, लेकिन राजस्व में वह राज्य के लिए पर्याप्त हिस्सा अवश्य देना चाहता था। लेकिन इसके लिए जिन कदमों की हिमायत की वे भविष्य में बहुत काम के साबित हुए, लेकिन खुद उसके शासनकाल में पूरी तरह नाकामयाब रहे। कहना कठिन है कि इन कदमों के विफल होने का कारण गलत योजना थी या अनुभवहीन हमलों का अंजाम देने का गलत तरीका। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बिल्कुल आरंभ से में ही गंगा के दोआब में किसानों का एक गंभीर विद्रोह हुआ। किसान गांव छोड़कर भाग गए और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ने और सजा देने के लिए कई कड़ी कार्रवाइयां की। यद्यपि अलाउद्दीन के शासनकाल की तरह उपज में राज्य का हिस्सा आधा ही रहा, तथापि इस हिस्से का परिणाम वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि मनमाने तौर पर निर्धारित किया जाने लगा। उपज का अंदाजा पैसे में लगाने के लिए कीमतें भी अवास्तविक रूप से निर्धारित की गई। इसी दौरान अकाल का 6 साल का एक लंबा दौर चला जिसने प्रदेश को तबाह कर दिया। पशुओं और बीजों के लिए कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ कराकर राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी देर से दिल्ली में इतने लोगों की मौत हुई कि वातावरण दूषित हो गया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर में चला गया और 2.5 वर्षों तक वहीं बैठा रहा। वहां से लौटने के बाद उसने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। इलाके को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक प्रखंड एक अधिकारी के अधीन रखा गया जिसका काम किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलों उगाने के लिए प्रेरित करना था। जैसे जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के बदले गन्ना, गन्ने की तरह अंगूर और खजूर। यह योजना विफल हो गई जिसका कारण इसे कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों की अनुभवहीनता और बेईमानी थी। उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए उस पैसे का दुरुपयोग किया। परियोजना के लिए ऋण के तौर पर दी गई भारी रकमों की वसूली नहीं हो पाई। सबके सौभाग्य से इसी बीच मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज ने सभी कर्ज माफ कर दिए। लेकिन मोहम्मद तुगलक द्वारा कृषि के विस्तार और सुधार के लिए परिवर्तित नीति समाप्त नहीं हो गई। उसे फिरोज ने अपनाया और उसे आगे चलकर अकबर ने तो और भी जोरदार ढंग से उसकी नीति का अनुसरण किया। मोहम्मद तुगलक को एक और भी समस्या का सामना करना पड़ा। यह थी अमीरों की समस्या। चहलगामी तुर्कों के पतन और खलजियों के उत्थान के साथ ऐसी स्थिति आ गई कि जब अमीरों के वर्ग में अलग अलग नस्लों के मुसलमान शामिल होने लगे, जिनमें भारत के 9 धर्मांतरित मुसलमान भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक न केवल गैर अमीर वर्ग के पारिवारिक के लोगों से संपर्क रखता था, बल्कि उनमें से योग्य व्यक्ति को ऊंचे पद भी देता था। इनमें से ज़्यादातर लोग हिंदू से मुसलमान बने लोग के वंशज थे, हालांकि इनमें कुछ हिंदू भी शामिल थे। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि ये लोग शिक्षित थे या अपने काम में कुछ कम कुशल, लेकिन जो लोग पहले से पदासीन थे वे चूंकि पुराने अमीर परिवारों के थे, इसलिए यह बात उन्हें सख्त नागवार गुजरती थी। मोहम्मद तुगलक की निंदा करने में इतिहासकार वर्नी ने इसी बात को मुख्य मुद्दा बनाया। सच तो यह है कि मोहम्मद तुगलक विदेशियों को भी जो उसके दरबार में बड़ी तादाद में पहुंचते थे अमीरों के वर्ग में स्थान देता था।
इस तरह मोहम्मद तुगलक के समय के अमीर वर्ग में विविध वर्गों के लोग शामिल थे। उनमें आपसी एकजुटता की कोई भावना विकसित नहीं हो पाई और न सुल्तान के प्रति निष्ठा की कोई प्रवृत्ति। उल्टे साम्राज्य के विस्तृत फैलाव ने विद्रोह और बगावतों के लिए सत्ता के स्वतंत्र क्षेत्र को कायम करने के लिए प्रयत्न करने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक के क्रोधी और अधीर स्वभाव तथा जिन लोगों पर विद्रोह, विरोध या गैर वफादारी का संदेह होता, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रवृत्ति से विद्रोह का रुझान और भी प्रबल हुआ। इस प्रकार जहां मोहम्मद तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था, वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया के आरंभ का दौर साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन। फिरोज और उसके उत्तराधिकारी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हुए। महत्वाकांक्षी अमीरों का विद्रोह करना और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में उनका यह रवैया कोई नई बात नहीं थी। अधिकांश प्रसंगों पर विभिन्न सुल्तानों ने केंद्रीय सेना और वफादार अमीरों के बल पर उन विद्रोहों को शांत करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन मोहम्मद तुगलक की कठिनाइयां अनेक थीं। साम्राज्य में विभिन्न भागों में, बंगाल के में, मबार तमिलनाडु में, वारंगल में, कामपली कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, अवध में, गुजरात में और सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद तुगलक किसी पर विश्वास नहीं करता था, कम से कम 100% विश्वास तो नहीं करता था। सो वह बगावतों को दबाने के लिए साम्राज्य के एक हल्के से दूसरे हल्के को भागता रहता था। इस भाग दौड़ में वह अपनी सेना को भी थका देता था। दक्षिण भारत के विद्रोह सबसे गंभीर थे। आरंभ में इन क्षेत्रों के विद्रोहों को संगठन स्थानीय सूबेदारों ने किया। सुल्तान शीघ्रता से ही दक्षिण भारत पहुंचा। कुछ समय बाद सेना में प्लेग फैल गया। बताया गया कि इस प्लेग में 2/3 सेना मर खप गई। यह ऐसा आघात था जिसके प्रभाव से मोहम्मद तुगलक कभी उभर नहीं पाया। सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहां फिर से हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह फूट पड़ा। उन्होंने एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया जो धीरे धीरे फैलता गया। यह था विजयनगर साम्राज्य, जिसके दायरे में शीघ्र ही पूरा दक्षिण देश आ गया। विजयनगर से उत्तर के क्षेत्र दक्कन में कुछ विदेशी अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम किया, जिसने फैलकर बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। आगे एक अध्याय में हम इन 2 उल्लेखनीय साम्राज्यों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। काफी कोशिशों के बाद मोहम्मद तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोहों को दबाने में कामयाबी हासिल की। सिंध में ही मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से अमीरों में और साथ ही सेना में गहरा असंतोष फैल गया। उनकी उलमाओं और सूफी संतों से भी टकराव हो गया। जबकि ये लोग काफ़ी प्रभावशाली थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक की अलोकप्रियता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। जब वह काफ़ी लंबे अरसे तक राजधानी से दूर बैठा था, तब भी दिल्ली और पंजाब, उत्तर भारत में तथा साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में प्रशासन सामान्य रीति से काम करता रहा। गद्दी पर बैठने के बाद फिरोज तुगलक की समस्या यह थी कि दिल्ली सल्तनत के आसन्न विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेनाओं और उलमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसने तय किया कि वह अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेशों पर कायम रखने की कोशिश करेगा जिनकी व्यवस्था केंद्र से आसानी से की जा सकती है। इसीलिए उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया। बंगाल पर उसने 2 बार आक्रमण किए, लेकिन दोनों बार विफल रहा। इस प्रकार बंगाल सल्तनत के हाथ से निकल गया। तब भी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जितनी कि वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में थी। फिरोज ने जाजनगर के शासक पर भी चढ़ाई की। वहां उसने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, काफ़ी धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा, आधुनिक हिमाचल प्रदेश पर भी हमला किया, परंतु उसने सबसे लंबे संघर्ष गुजरात और ठट्टा के विद्रोहों को दबाने के लिए किए। ये विद्रोह तो दबा दिए गए, लेकिन सेना भटक कर कच्छ की खाड़ी वाले इलाके में पहुंच गई, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार फिरोज किसी भी अर्थ में कोई बड़ा सैनिक नेता नहीं था, लेकिन उसका शासनकाल शांति और मुख विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो तो एकता सहित उसका स्थान उत्तराधिकार में उसके पुत्र को दिया जाए। यदि उसके कोई पुत्र न हो तो यह स्थान उसके दामाद को, और दामाद भी न हो तो उसके गुलाम को दिया जाए। एकता से प्राप्त होने वाले राजस्व का हिसाब किताब करते समय बकाए पाए जाने पर संबंधित अमीरों और उनके अमलों को यातना देने का रिवाज समाप्त कर दिया गया। इन कार्रवाइयों से अमीर लोग खुश हुए। या इन्हीं कार्रवाइयों का सुपरिणाम था कि गुजरात और ठट्टा जैसे कुछ प्रदेशों को छोड़कर अमीरों ने कहीं विद्रोह नहीं किया, लेकिन पदों और एकता को वंशानुगत बनाने की नीति का अंत हानिप्रद साबित होना निश्चित था। इससे एक छोटे से दायरे से बाहर जाकर सुयोग्य लोगों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने की संभावना समाप्त हो गई और सुल्तान एक संकुचित अल्पतंत्र पर निर्भर हो गया। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज ने
सेना पर भी लागू कर दिया। बूढ़े सिपाहियों को शांति से जीने और लड़ाई के लिए अपने बदले अपने बेटे या दामाद और बेटा या दामाद न होने पर अपने गुलाम को भेजने की सुविधा दे दी गई। सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देना था। इसकी वजह अलग अलग गांवों के भू राजस्व उनके नाम कर दिए गए। इसका मतलब यह था कि सिपाही या तो लड़ाई के मैदान से अलग रहकर गांव में जाकर अपने वेतन की रकमों की वसूली करे या ऐसी वसूली का अधिकार बिचौलियों को दे दें जो उसके हाथ वसूली की गई रकम का आधा या तिहाई भाग ही रखते। इस तरह इस व्यवस्था के अंत में सिपाहियों को कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी ओर इससे पूरे सैनिक संगठन में सिविलता आ गई। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि जब सिपाहियों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता तो वे किरानियों को घूस देकर अपने नकारे घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में शुमार करवा लेते। अपनी गलत नेकी और उदारता का उदाहरण पेश करते हुए एक बार खुद सुल्तान ने एक सिपाही को घोड़ों का हिसाब रखने वाले किरानी को घूस देने के लिए पैसा दिया। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य की विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित करके उलेमाओं को खुश करने की कोशिश की। वस्तुतः इल्तुतमिश की गद्दी नशीनी के समय फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित करके उलेमाओं को खुश करने की कोशिश की। वस्तुतः इल्तुतमिश की गद्दी नशीनी के समय से ही राज्य के स्वरूप और गैर मुसलमानों के प्रति राज्य का द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को लेकर सुल्तानों तथा रूढ़िवादी उलेमाओं के बीच झगड़ा चल रहा था। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि इल्तुतमिश के समय से और ख़ास तौर से अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के काल में तुर्क शासकों ने उलेमाओं को राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट नहीं दी थी। हिंदू शासकों के खिलाफ वे जिहाद तो करते थे, लेकिन तभी जब ऐसा करने का उनका अपना मतलब सत्ता था। फिरोज उलेमाओं को संतुष्ट रखने के लिए उनमें से बहुतों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। न्याय व्यवस्था और शिक्षा तो उनके हाथों में ही रही। इस्लामी व्यवस्था कायम करने का दिखावा करने के बावजूद फिरोज ने मुख्य मामलों में अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की तरह ही नीति जारी रखा। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि उसने उलेमाओं को राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट दी है। उसने उन्हें कई सुविधाएं अवश्य दी। जिन रीति रिवाजों का उलेमा इस्लाम के खिलाफ मानते थे उन पर फिरोज ने रोक लगाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उसने मुसलमान स्त्रियों को इबादत करने और मन्नतें मानने के लिए पीरों के मज़ारों पर जाने का रिवाज पर रोक लगा दी। उसने ऐसे कई मुसलमान फ़िरक़ों को परेशान किया जिन्हें उलेमा इस्लाम विरुद्ध मानते थे। फिरोज के शासनकाल में ही जजिया एक अलग टैक्स बन गया, पहले भू राजस्व का ही हिस्सा था। उसने ब्राह्मणों को जजिया अदा करने की जिम्मेदारी से बरी रखने से इनकार कर दिया क्योंकि शरीयत यानी इस्लामी कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कर से केवल स्त्रियां, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि मुसलमानों को धर्म उपदेश देने के कारण उसने एक ब्राह्मण को सरेआम जला दिया। इस्लाम के सिद्धांतों का ख्याल करके उसने अपने राजमहल को दीवारों पर बने सुंदर चित्रों को मिटवा दिया। फिरोज तुगलक के ये संकीर्ण विचार निस्संदेह हानिकारक थे, लेकिन साथ ही वही पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया ताकि हिंदू आचार विचारों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सके। संगीत, आयुर्वेद, गणित के भी कई ग्रंथ उसके शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुदित हुए। फिरोज ने मानव दया के भी कई कदम उठाए। उसने चोरी के अपराध के लिए हाथ पैर, नाक कान काटने की अमानवीय सजाओं को उठा दिया। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए, कोतवालों को बेरोजगारों लोगों की सूची तैयार करने के आदेश दिए एवं गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए दहेज की रकमें दी। लेकिन यह संभव है कि इन उपायों का मूल उद्देश्य उन अच्छे परिवारों के मुसलमानों की मदद करना रहा हो जिनके अब बुरे दिन आ गए थे। यह बात भी मध्यकाल में राजा के संकीर्णतापूर्ण स्वरूप का सबूत है, लेकिन फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सिर्फ सजा देने और कर वसूल करने के लिए नहीं बल्कि वह जन कल्याण की संस्था भी है। मध्यकाल के संदर्भ में राजा के कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा का भी महत्वपूर्ण थी। फिरोज इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। देश की आर्थिक अवस्था सुधारने में फिरोज की गहरी रुचि थी। उसने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की देखरेख करता था। उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई, कई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर जो कोई 200 किलोमीटर लंबी थी, जो सतलुज से निकलकर हांसी तक पहुंचती थी, एक अन्य नहर यमुना से निकलती थी। इनका और अन्य नहरों का प्रयोजन सिंचाई की सुविधा के लिए और फिरोज द्वारा स्थापित किए गए नए शहरों की जरूरत का पानी सुलभ कराना था। इससे हिसार फिरोज या हिसार आधुनिक हरियाणा में और फिरोजाबाद आधुनिक उत्तर प्रदेश में नामक नगर आज भी फल फूल रहे हैं।
फिरोज ने जो एक और कदम उठाया था, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी था। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जब भी किसी स्थान पर हमला करें तो सुंदर और कुलीन परिवार में उत्पन्न लड़कों को चुनकर सुल्तान के पास गुलामों के रूप में भेज दें। इस तरह धीरे धीरे 1,80,000 गुलाम इकट्ठे होकर लिए गए। इनमें से कुछ ने उसने विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिलवाकर साम्राज्य भर में शाही कारखानों में नियुक्त कर दिया। बाकी में से उसने सिपाहियों का एक बड़ा दल तैयार किया। सुल्तान को यह आशा थी कि सैनिक उस पर निर्भर होंगे और इसलिए उसके प्रति वफादार रहेंगे। यह कोई नई नीति नहीं थी। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि आरंभिक तुर्क सुल्तानों ने भी गुलाम भर्ती करने का रिवाज अपनाया, लेकिन अनुभव से यह साफ हो गया कि ये गुलाम अपने मालिक वंशजों के प्रति भी वफादार रहे हों, ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता। शीघ्र ही वे अमीरों के वर्ग से अपना अलग गुट कायम कर लेते थे। जब 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु हुई तो फिर वही प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं उभर आई जिनका सामना सल्तनत को हर सुल्तान की मृत्यु के बाद करना पड़ता था। सुल्तान और उसके अमीरों के बीच सत्ता के लिए फिर संघर्ष शुरू हुआ। स्थानीय जमींदारों ने स्थिति से लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ताधारियों की तरह व्यवहार करना शुरू किया। परिस्थिति की जटिलता इसलिए और बढ़ गई कि अब फिरोज के गुलाम सत्ता के लिए चलने वाली इस खींचातान में शरीक हो गए और अपने मनचाहे आदमी को गद्दी पर बिठाने की कोशिश करने लगे। फिरोज के बेटे सुल्तान मोहम्मद ने उन्हीं की सहायता से अपनी स्थिति को स्थिरता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन गद्दी पर जम जाने के बाद उसने सबसे पहले जो कदम उठाए उनमें से यह था कि उसने इन गुलामों की शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए इनमें से बहुतों को मरवा दिया और बहुतों को कैद में डलवा दिया एवं काफ़ी को तितर बितर कर दिया। लेकिन न सुल्तान मोहम्मद और न उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक महत्वाकांक्षी अमीरों और दुर्दमनीय राजाओं का नियंत्रण स्थापित कर पाया। इसका मुख्य कारण शायद फिरोज के सुधार थे, जिनमें फलस्वरूप अमीर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे और सेना कमजोर प्रांतों के सूबेदार आज़ाद हो गए। दिल्ली के सुल्तान की सत्ता वस्तुतः दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई। जैसा कि एक वाकपट व्यक्ति ने कहा कि शाह जहां दुनिया के बादशाह की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम तक चलती है। दिल्ली पर तैमूर के हमले 1398 ईस्वी से सल्तनत की कमजोरी और बढ़ गई। वैसे तैमूर तुर्क था, लेकिन चंगेज खां से खून के रिश्ते का दावा कर सकता था। उसने अपनी विजय का दौर 1370 ईस्वी में आरंभ किया था और धीरे धीरे सीरिया से लेकर ट्रांसऑक्शियाना और दक्षिण रूस से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। उसने भारत पर लूटपाट के इरादे से हमला किया था और इस हमले का प्रयोजन पिछले 200 वर्षों के दौरान दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई विशाल संपत्ति को हथियाना था। दिल्ली सल्तनत लड़खड़ा चुकी थी, सो उसके आक्रमण का प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। तैमूर की सेना ने दिल्ली के रास्ते पड़ने वाले विभिन्न शहरों को बेरहमी से तबाह किया और लूटा। इसके बाद तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी और बड़ी तादाद में लोगों को जिनमें हिंदू, मुसलमान, स्त्री, बच्चे सब शामिल थे, प्राणों से हाथ धोने पड़े। तैमूर के आक्रमण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि भारत में कमजोर शासन होने से उसके लिए क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस आक्रमण के कारण भारत का बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि विदेश को चले गया। राजमिस्त्री, संगत राश, बढ़ई वगैरह बहुत से कारीगरों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। उनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में कई सुंदर इमारतें बनाने में हाथ बटाया, लेकिन भारत पर तैमूर आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। तथापि तैमूर के हमले को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है। यद्यपि खुद तुगलक राजवंश जैसे 1412 ईस्वी तक ही कायम रह सका। दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए किसी एक सुल्तान को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। हम देख चुके हैं कि मध्यकाल में राज्य के लिए कुछ समस्याएं तो हमेशा बनी ही रहती थी, जैसे सुल्तान और अमीरों के बीच संबंधों की समस्या, स्थानीय शासकों और जमींदारों के संबंध की समस्या, क्षेत्रीय और भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या आदि। अलग अलग सुल्तानों ने अपने अपने तरीके से इन समस्याओं का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी इस स्थिति में नहीं था कि समाज में ऐसे बुनियादी परिवर्तन ला सकता है जो इन स्थितियों को कठिनाइयों का निवारण कर सके। इस प्रकार राजनीतिक ताने बाने के बिखराव की स्थिति सतह के नीचे दबी रहती थी और केंद्रीय प्रशासन की तनिक भी कमजोरी आते ही घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता था जो राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता था। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत के अति विस्तार के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला आरंभ हो गया था उसे फिरोज तुगलक ने किसी तरह नियंत्रित कर लिया। उसने अमीरों और सिपाहियों को प्रसन्न करने के लिए कई कदम उठाए,
लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि इससे प्रशासन का केंद्रीय तंत्र कमजोर पड़ गया। 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के काल में भारतीय जीवन में अर्थात उसके शासन तंत्र, लोगों के जीवन और उनकी अवस्था तथा कला स्थापत्य की स्थिति में अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ। इन पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे।